Welcome to a new problem solving session. And as you can see, there is a problem at your screen. I don't know whether it's a good problem or bad problem, but there is a problem that says there are two bodies. We have two bodies of masses M1 and M2 connected by a weightless inextensible thread and are located on an inclined plane. Determine the accelerations of bodies and the tension in the string. If the coefficient of friction of bodies between the surface of the inclined plane are equal to mu1 and mu2, the masses of pulley and the friction in it are neglected. That's fine. But how can we proceed? This is the main thing. Of course, the main problem is the direction of the friction forces on the bars are not predetermined. फ्रिक्शन फोर्सेस किस बार पर किस डायरेक्शन में लगेंगे वी डोंट नो. सो there is a need to explore all possible options. So how can we do this? Let's find out how the bars will move in the absence of friction. फ्रिक्शन के एब्सेंट में कैसे मोशन होगा, यही हमें पहले सोचना पड़ेगा. तो फ्रिक्शन के एब्सेंट में मोशन कौन स्टार्ट करवाएगा? आई थिंक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन m1 पर जो लगेगा दैट विल बी समथिंग लाइक m1g sin alpha 1, और m2 पर इसी सिमिलर मैनर में लगेगा वो m2g sin alpha 2. ऐसे फोर्सेस लगेंगे, दोनों में g कॉमन है. तो अगर ये m1g sin alpha 1 एंड m2g sin alpha 2 अगर इक्वल हो जाए तो फ्रिक्शन के एब्सेंट में भी ये मूव नहीं करेंगे बॉडीज, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनता, फिर आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. बट द गेम बिगिंस व्हेन m1 sin alpha g m1 sin alpha 1 एंड m2 sin alpha 2, g दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया है, इज़ नॉट इक्वल. अब ये m1 sin alpha 1 और m2 sin alpha 2 अगर इक्वल नहीं है तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, वी डोंट नो. तो मैंने एक गेस किया, मुझे अब एक चॉइस मेक करना है एंड आई मेड माई चॉइस दैट m1 sin alpha 1 इज ग्रेटर देन m2 sin alpha 2. मैंने एक चॉइस मेक कर लिया, आप फ्री हैं, आप भी अपना कोई चॉइस मेक कर सकते हैं. In this case, m1 will go down the incline and m2 up the incline move करेगा. I can see. तो दोनों के एक्सेलरेशन जो कुछ भी होंगे कॉमन होंगे, दोनों के एक्सेलरेशन. तो दोनों के एक्सेलरेशन अगर कॉमन होंगे तो मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू a है. एंड नाउ प्रोसीड. हालांकि मैं प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि मुझे जो शो करना है इस पिक्चर में, इस प्रॉब्लम में, वो मेथड शो करना है. एंड आई होप कि जो कोई भी इस वीडियो को वॉच कर रहा होगा, जो भी पर्सन, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू नाउ कैलकुलेट कर सकता है. मैंने मान लिया है कि दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं. m1 sin alpha 1 इज ग्रेटर देन m2 sin alpha 2. इसके बाद फ्रिक्शन के पिक्चर में आने के बाद भी हो सकता है कि मोशन नहीं हो, लेकिन मैंने मान लिया है कि दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं. एक चॉइस मेक करना था
तो एक चॉइस ये मेक किया, दूसरा चॉइस मैंने ये मेक किया कि दोनों एक्सेलरेट कर रहा. एंड नाउ यू कैन शो ऑल द forces on both the masses, and you can find your A, acceleration A. और acceleration A फाइंड करने के बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे. एक्सेलरेशन ये चलो आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद वैल्यूज़ m1 μ1 α1 α2 उसके वैल्यूज़ दिए हुए होंगे प्रॉब्लम में. अदरवाइज ये प्रॉब्लम बनता नहीं है, सिर्फ बात करने के लिए प्रॉब्लम होती है. ओनली ए मैटर ऑफ टॉक. एंड सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम में जब कभी होगा तो वैल्यूज़ दिए हुए होंगे. हो सकता है कई बार ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट के अलग अलग वैल्यूज़ दिए हुए हों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन ये दिए हुए होंगे. तो वैल्यूज़ पुट करो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो आप. अगर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आता है और ये पॉजिटिव वैल्यू आता है, इफ़ द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्सेलरेशन के वैल्यूज आपको मिलते हैं और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है एक्सेलरेशन का. इट्स डन डील. वी कैन डिटरमाइन एवरीथिंग यूनिकली. एक्सेलरेशन के वैल्यूज, फ्रिक्शन तो खैर काइनेटिक फ्रिक्शन उस समय ऑपरेट कर रहा होगा, और टेंशन का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके बाद हमने सही कैलकुलेट किया है या नहीं कैलकुलेट किया है, इसको चेक करने का मन करे तो आप ये α1 α2 दोनों के वैल्यूज़ 90 डिग्री पुट कर सकते हैं. और 90 डिग्री पुट करते हैं, ये एटवुड मशीन में बदल जाएगा. M1 M2 इस टाइप के एटवुड मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा. और एटवुड मशीन का रिजल्ट हर किसी को याद ही रहता है. आप उसे कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि वेदर आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. डील इज डन एंड सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इफ़ अगर आपने वैल्यूज पुट किए और एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आने के बजाय नेगेटिव आ गया. आपने एज्यूम किया था कि एक्सेलरेशन होगा, एज्यूम्ड ही था वो. वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया. इस एक्सेलरेशन के यहाँ पर सब कुछ मान करके और तब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, व्हाट अ हेक. If it turns out that acceleration is negative, that simply means that the bodies are at rest. इसका simply मतलब यही होगा, the blocks are at rest. And the forces, जो friction forces हैं, they are in this case are the forces of static friction. और फोर्सेस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमको पता है कि दैट लाइज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम. सो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. द यूनिक वैल्यूज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते. और तब शायद टेंशन का भी यूनिक वैल्यू क्या होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट. बट unique value of tension we cannot calculate, but one thing we may calculate for the tension, that a range of magnitude of tension we can still calculate, and this is the question in most of the cases. यही क्वेश्चन लोग पुट करते हैं कि इस केस में जो है ना, रेंज ऑफ टेंशन आप कैलकुलेट करो. तो स्टूडेंट्स, they think like this is some kind of maxima minima problem. Not at all. तो ये रेंज ऑफ टेंशन कैसे, टेंशन का यूनिक वैल्यू, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द यूनिक वैल्यू ऑफ टेंशन, बट हाउ डू वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ टेंशन? To do so, you need to do one thing.
एक बार एज्यूम कर लो कि M1 रेस्ट में है एंड M2 इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम उसका उल्टा कर दो, एक को रेस्ट में मानो और दूसरे को ऑन द वर्ज ऑफ मोशन मानो, दोनों बार टेंशन के वैल्यूज कैलकुलेट करो एंड दैट गिव्स यू द रेंज, रिक्वायर्ड रेंज, एंड दैट्स ऑल. Thank you very much for watching.